हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं लेकर आज की नई क्लास। आज की क्लास कक्षा 10वीं के लिए और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन यह जो पाठ है वे आपकी जो संचयन भाग 2 ये जो पाठ्यपुस्तक है ये उसमें दिया गया पाठ है जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम बात करेंगे सपनों के से दिन की और इस पाठ के लेखक है गुरुदयाल सिंह। अब गुरुदयाल सिंह हमें क्या करेंगे तो हमें उनके बचपन में लेके जाएंगे और जब हम बचपन में चले जाते हैं तो बचपन की खट्टी मीठी यादें वो हमारे समक्ष यहाँ पर रखने वाले हैं, जिनको देखकर शायद आपको भी आपके बचपन की यादें याद आए। तो पाठ की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले जो छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो अभिभावक और जो शिक्षक मित्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन कि अगर आप कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं या फिर कोई भी कक्षा के लिए कोई हिंदी व्याकरण हो, गद्य हो, पद्य हो, आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आसानी से सारी संकल्पनाओं को समझकर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ओके, इसलिए YouTube पर सर्च कीजिएगा हिंदी प्रेमी अशोक और ये साक्षात अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज का यह पाठ शुरू करते हैं। अब जब बात आती है सपनों के से दिन की तो निश्चित रूप से कौन से सपनों के से दिन हमें याद आते हैं? बचपन के, है ना। इसलिए किसी ने कहा भी है कि वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे जब सच्चे थे हम, झूठ ज़रूर बोलते थे पर मन के कच्चे थे हम, कुछ भी हो जाए लेकिन वो दिन ही सबसे बढ़िया थे जब बच्चे थे हम। और इसीलिए शायद गुरुदयाल सिंह अपने बचपन की यादों को हमारे समक्ष रखते हैं, है ना। जैसे स्कूल जाना सबको पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है ना। लेकिन अगर पसंद नहीं भी है तो भी हमें स्कूल जाना है, पाठ पढ़ने हैं और ज्ञान हासिल करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जब बात आती है इस पाठ की तो सबसे पहले जो लेखक है इस पाठ के वे कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, आपकी और खुद लेखक की भी। वो कहते हैं कि वे जहाँ पर रहा करते थे वह जो क्षेत्र था वह क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर शिक्षा जो है वह इतनी ज़्यादा प्रभावी रूप से लोग उसको स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है ना। क्योंकि सब लोग यूँ कह सकते हैं कि पंजाब के आसपास का जो परिसर है वहाँ के वो सारे लोग हैं और वो वहाँ पर किसी व्यापार की वजह से या फिर किसी कार्य की वजह से वहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, रहते हैं और वहीं पर वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो किसी को भी, है ना, जो बच्चे स्कूल जाया करते हैं, कोई भी अभिभावक या उनके जो भी पेरेंट्स हैं वे शिक्षा के मामले में इतने सख्त नहीं हैं, ठीक है। तो वे चाहते हैं कि वो पढ़े या फिर ना पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वे इतने ज़्यादा शिक्षा के प्रति रुचि रखते हुए दिखाई नहीं देते। ये सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाया गया। तो लेखक जब हमें उनके बचपन के दिनों की बात करते हैं, जब उनके विद्यालय के जीवन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी यादों को ताज़ा कराते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर जो लेखक है वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे और उनके दोस्त बिल्कुल एक जैसे थे। कैसे थे? साधारण परिवार के थे और साथ ही साथ कोई ऐसे बहुत बड़े परिवार का नहीं था। तो स्कूल में जाना और स्कूल में ना जाना, ठीक है, ये दो प्रकार के विचार थे। तो लेखक और लेखक के दोस्त ये सारे के सारे स्कूल ना जाने के पक्ष में थे, ठीक है। मतलब बस बहाना चाहिए स्कूल से, हमें घर पे रहना है इसका। तो
वे जो जो उनके दोस्त थे या फिर खुद हमारे लेखक थे, वे नंगे पाँव इधर उधर घुमा करते, कीचड़ में खेला करते, उनकी फटी मैली कच्छी हमेशा हुआ करती, ठीक है। जो कुर्ता वो पहना करते वो फटा हुआ कुर्ता पहना करते। कहने का मतलब यह है कि वे टिपिकल जो बच्चों की लाइफ है वो बच्चों की लाइफ वो जिए, ठीक है। तो वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। इस तरीके से वे हमेशा कीचड़ में, मिट्टी में वहां पर खेला करते हैं। अपनी पिंडलियों तक यूं कहें तो वो पूरा का पूरा पैर जो है उनका मिट्टी से सना हुआ होता था, कीचड़ से भरा हुआ होता था। और जब ऐसा होता तो वे बार बार क्या करते हैं तो कूदा करते थे, और जिसके कारण उनके पैरों में जख्म भी आ जाया करती। अब जब जख्म आ जाया करती या फिर जब वो गिर जाते तब रोते रोते अपने माता पिता के पास आते, है ना। तो नॉर्मली माता पिता क्या करेंगे, समझाएंगे, गलत समझाते नहीं थे, वो और पकड़ पकड़ कर और पीटते थे, और क्या करते थे तो बाद में पूछते थे कितना लगा है, लेकिन पहले खुद वहां पर पीटते थे। ऐसे वहां पर उनके पेरेंट्स को रेखांकित किया गया है। अब जहां पर बात आती है पिता की, तो पिता को हमेशा एक गुस्सैल पिता के रूप में रखा गया है, क्योंकि ये पिता जब अपने बच्चों की पिटाई करता है, जब भी अपने बच्चों की पिटाई करते तो वो ये नहीं देखते कि खून जो है वो नाक से बह रहा है कि मुंह से बह रहा है, ठीक है। इतना मारते ये सोचकर कि बच्चा कल बाहर खेलने कूदने के लिए ना जाए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वे कहाँ किसकी सुनते हैं। आज इतना मारा फिर भी अगले दिन वे बच्चे चले जाते हैं, खेल कूद करते हैं। तो राइटर यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना मारने पीटने के बाद भी बच्चों को खेलों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है, वो उस समय नहीं समझ में आया। लेकिन राइटर कहता है कि जब मैंने शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और जिसमें मैंने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान पढ़ा, बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ा, उस समय मैं ये समझा कि बच्चों को खेलों के प्रति इतना आकर्षण क्यों होता है ना। बच्चे सब कुछ भूलकर खेलने कूदने दौड़ते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने तब जाके समझा। अब देखो इस पूरे पाठ में ना उन्होंने अपने बारे में बातें की हैं। उनकी पढ़ाई की अरुचि, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ना उनको ना उनके दोस्त को। वे स्कूल से जरूर माफ कीजिएगा, वे घर से जरूर निकला करते स्कूल जाने के लिए, लेकिन बीच में ही कोई तालाब मिल जाता है ना, या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाती वो वहाँ पे बैठ जाते और बस्ता जो होता था वो कहीं पर फेंक देते। इस प्रकार से उनका स्कूली जीवन था। अब ये होने के बाद उस समय के जो मास्टर जी थे वे उनकी शिकायत उनके पिताजी से करते, अगर कभी वो मिलते तो शिकायत करते। तो इन बच्चों के पिता मास्टर जी से कहते, हमें क्या इनको पढ़ा के तहसीलदार बनवाना है, 2-4 लंडे अगर सीख जाएंगे वही काफ़ी है। अर्थात बस हिसाब किताब वाला जो ज्ञान है अगर बच्चों को मिल जाए बस इतना काफ़ी है, ऐसा सोचने वाले उनके कौन होते थे, पिताश्री हुआ करते थे। और इसी कारण बच्चे इतने ज़्यादा गंभीर नहीं दिखे पढ़ाई के प्रति, ठीक है। और कितनी भी पिटाई करो, कुछ भी करो, खेल के प्रति उनका जो प्रेम है वह प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता। ये बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फिर उन्होंने ये बात बताई कि स्कूल जाना क्यों पसंद होता है, कि स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद होता, ठीक है। तो 2-4 बातें वो बताते हैं कि स्कूल ना जाने के तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन स्कूल जाने के भी कुछ कारण उसके थे। जैसे जब वो वहाँ पर जाते ना तो उस रास्ते पर अलवार के कुछ पेड़ हुआ करते, ठीक है। वो अलवारों के पेड़, या फिर उस विद्यालय के बाहर एक छोटा सा बगीचा वहाँ पर बनवाया गया था, और उस क्यारिया में जो फूल खिलते थे, रंग बिरंगे फूल खिलते थे, तो राइटर बताते हैं कि वहाँ पर एक चंदू चपड़ासी हुआ करता था। तो चंदू चपड़ासी से नज़र बचाकर वे उन फूलों को तोड़ते और अपनी जेबों में भरते। लेखक कहता कि मैं उन फूलों का क्या करता मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद वो कहता है कि शायद मैं उन फूलों को जेब में से निकाल कर चबाता रहूँगा उस समय, ठीक है। तो ऐसा वो वहाँ पर बताते हैं, ठीक है। फिर
हमारी जो कहानी होती है ना, मतलब इस पाठ का जो आरंभ है प्रमुख रूप से शुरू होता है कहाँ पर से, कि जब उनका स्कूल शुरू हुआ। अब स्कूल शुरू होने के बाद ऐसा होता था कि अप्रैल में स्कूल शुरू हो गया तो 1-2 महीने की छुट्टियाँ, ठीक है। अब छुट्टियाँ मतलब देखो, लेखक को 2 बातें याद रहती है। कौन सी? कि छुट्टियाँ लगने से पहले वाला दिन और छुट्टियाँ ख़त्म होने वाला आखिरी दिन, ठीक है। क्योंकि जब छुट्टियाँ लगती है तब आपको मिलता है बहुत सारा गृह कार्य अर्थात होमवर्क। तो मास्टर जी, स्पेशली गणित के मास्टर जी, हिसाब किताब इतने सारे उदाहरण देते, 200 से कम तो देते नहीं थे, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है कि जब छुट्टी लगती है किसको होमवर्क याद रहता है, इसलिए वे छुट्टियों में या तो ननिहाल जाते, है ना। ननिहाल जाते तो नानी क्या करती है, बड़ा प्यार करती है अपने पोते से, है ना। दूध दही मक्खन खिलाती है ना। या फिर कुएं पर जाके नहाओ, मस्ती करो, दिन भर पूरा मतलब हड़कंप मचा देते थे। अगर कभी ननिहाल नहीं गए तो अपने यहाँ पर वे कहीं कुएं पर जाते और कहीं घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता। फिर 1 महीना बीत जाने के बाद उनको याद आता कि अरे होमवर्क भी तो करना है। फिर वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम रोज़ 10-10 भी उदाहरण लिखेंगे ना तो आराम से हमारा होमवर्क जो है वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं और वो आज का काम टाल देते हैं। और ऐसा करते करते और 8 दिन 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई होमवर्क पूरा नहीं करते। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे, क्या करते थे तो उनको होमवर्क पूरा करने से बेटर एक सस्ता सौदा ये लगता कि टीचर की मार खाई जाए, है ना। क्योंकि टीचर ऐसे भी तो मारते हैं, तो हम लिखेंगे कुछ नहीं, मार खाएंगे और इससे निपटारा पा लेंगे, ऐसा वो सोचते थे। जब वो ऐसा सोचते हैं तब उनकी क्लास में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है जिसका नाम है ओमा। याद रखिएगा, ये ओमा नाम का जो चरित्र है ना वो बहुत डेंजरस यहाँ पर बनाया गया है। वो कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता, मतलब मार खाने के लिए तैयार रहना, तो उनके सामने एक ही नाम आता है, ओमा, जो सबका लीडर था इस मामले में। पढ़ाई कुछ नहीं करनी है, मार खाने के लिए तैयार। अब ये ओमा कैसा है तो उसको डिस्क्राइब किया लेखक ने। ओमा कैसा है देखो, ओमा ठिगना सा मतलब कद वाला, कोकोनट यानी नारियल जैसी आंखें, हांडी जैसा सिर, ओके, और बड़ा मजबूत, बड़ा स्ट्रांग, ठीक है। और जब उसके मुंह से आप देखोगे ना हमेशा गालियां होती है ना, भगवान का स्मरण जैसे किया जाता है वैसे वह गालियां अक्सर उसके मुंह में होती थी और वह लड़ाई झगड़ा हमेशा करता रहता। इवन उसको कभी किसी को मारना होता ना, वो हाथ से नहीं मारता था। तो मान लीजिएगा कि कोई वहां पे खड़ा है तो अपने इस शस्त्र का उपयोग करता। कौन सा शस्त्र है? हांडी जैसा सिर। और वो क्या करता, सीधा ऐसे भाग कर जाता और सामने वाला जो भी कोई होगा उसके या तो पेट में या तो छाती में अपने हांडी जैसे सिर से वार करता, है ना। और वार इतना भयंकर होता कि हो सकता है किसी की छाती की पसली टूट जाए, इस प्रकार से था। और इसलिए ओमा जो अटैक करता था, जो हमला करता था ना, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और वह शब्द प्रयोग है रेल बम्बा। क्या है? रेल बम्बा। वो जो टक्कर लगाता है ना उसको कहा जाता है रेल बम्बा, ठीक है। तो ये एक कारण था। अब यहाँ पर स्कूल ना जाने के तो बहुत सारे कारण बताए, अब स्कूल जाने का भी कारण है। कौन सा? तो वहां पर होने वाला स्काउट गाइड का जो पीरियड है ना, वह जो पीरियड है वह लेखक को बड़ा आकर्षित करता है। वो कहता है, लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं कि उस स्काउट गाइड की पीरियड में जो आप यूनिफॉर्म पहनते हो, जो वर्दी पहनते हो, वो पहनने के बाद ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने के बाद आपको ऐसा फील, 2 रंगी रुमाल गले में अपने पहना हुआ है, जब आप इतना सब कुछ करते हो ना तो ऐसा लगता है मानो आप फौजी बन गए हो। और इसके लिए लेखक को स्कूल जाना पसंद आता था, ठीक है। पसंद न आने के कारण बहुत सारे थे और पसंद आने के कारण स्काउट गाइड जैसा पीरियड यहां पर बताया गया। अब
और दो बातें यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई वह ये है कि उस विद्यालय के, उस स्कूल के जहाँ पर हमारे लेखक पढ़ा करते थे, उसके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, और उसी स्कूल में एक पीटी अध्यापक है, पीटी शिक्षक है, जिनका नाम है मास्टर प्रीतम चंद। अब इन दो चरित्रों को हमारे सामने रखा गया है और इन दो चरित्रों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। कैसे बताते हैं। हेडमास्टर शर्मा जो है बड़े शांत और प्रेम पूर्वक समझाने में विश्वास करते हैं। ये कभी छात्रों को नहीं मारते। ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के जो 3 से लेकर 8 के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और बड़े प्रेम से, मतलब लेखक कहते हैं कि मैंने कभी उनको किसी को मारते हुए नहीं देखा। और अगर कभी बहुत गुस्सा भी आया तो अपना उल्टा हाथ बस इधर ऐसे गाल पे रखते। तो लेखक कहते हैं कि मैं सबसे कमजोर था लेकिन मुझे भी कुछ नहीं होता था। इतना प्रेम पूर्वक वे समझाते थे और उनका मारने का तरीका भी ऐसा था, ठीक है। तो ये थे हेडमास्टर शर्मा जी जो उस विद्यालय में पढ़ाते थे और उस विद्यालय के हेडमास्टर थे। स्कूल के आकार के बारे में बताया गया। अंग्रेजी अक्षर H का जैसा वह शेप उस स्कूल का था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, मतलब हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर एक चिक लटकी रहती जहां पर उनको बुलाने के लिए, ठीक है। ये हो गए हेडमास्टर शर्मा, ठीक है। अब हेडमास्टर शर्मा अंग्रेजी पढ़ाते थे, ठीक है। दूसरे कैरेक्टर को हमारे सामने रखा है मास्टर प्रीतम चंद। अब मास्टर प्रीतम चंद, नाम प्रीतम है बट इनके अंदर थोड़ा भी प्रेम दिखाया नहीं गया जब उनको डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे बड़े सख्त अध्यापक हैं। मान लीजिएगा कि आपकी प्रार्थना हो रही है, स्कूल की असेंबली हम जिसको कहते हैं, तो प्रार्थना में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी कतार में इधर उधर हुआ, कोई भी मूवमेंट हुई, तो हमारे मास्टर प्रीतम चंद चमड़ी उधेड़ने को तैयार थे। चमड़ी उधेड़ना यानी मारने पीटने को तैयार थे, ठीक है। तो ऐसे मास्टर प्रीतम चंद है जिनके खौफ से बच्चे डरते थे। जैसी थोड़ी मूवमेंट हुई, ये शेर की तरह दहाड़ते हुए उस जो वहां जाते और उस बच्चे के साथ क्या करते, तो पिटाई उसकी वहां पे करते। ऐसे मास्टर प्रीतम चंद है जिनके लिए चमड़ी उधेड़ना, खाल खींचना, ये जो मुहावरे हैं ना, ये स्पेशली उनके लिए ही बनाए गए हैं। ऐसा यहाँ पर हमारे लेखक जो है गुरुदयाल सिंह बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, दोनों को जब डिस्क्राइब किया गया ना, तो बहुत सारा अंतर यहाँ पर दोनों के अंदर बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो, स्काउट गाइड का जो पीरियड होता ना, वो सबके लिए बड़ा आनंददायक पीरियड हुआ करता था। और उस समय की एक और बात बताई इस पाठ के अंदर कि उस समय ना सेना में भर्ती किया जाता था ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती जब भर्ती किया जाता ना, तो उस समय नौटंकी वाले आते और आप अगर फौज ज्वाइन करोगे ना तो कितने बेनिफिट्स हैं, ये बताने के लिए वो नौटंकी प्रस्तुत करते। हर गांव में वो जाते और वो नौटंकी प्रस्तुत करते, जिसमें वो गाने गाते। क्या गाना था वह गाना था, याद रखिएगा, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, है ना। इथे मिलेंगे, है ना, फटे लीतर, वहाँ मिलेंगे बूट। इस अर्थ का एक गाना है। मतलब आपको अगर घर में रहोगे तो फटे पुराने जूते मिलेंगे, लेकिन वहाँ मिलेंगे बूट, आर्मी वाले बूट। यहाँ मिलेंगे आपको फटे पुराने कपड़े, वहाँ मिलेंगे सूट। इस अर्थ का वो गाना वहाँ पर गाते थे और सबको आर्मी की तरफ आकर्षित करने का काम करते, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ विद्यालय में, ये जो मास्टर प्रीतम चंद है, ये पीटी अध्यापक थे, लेकिन उनको ना एक बार फारसी पढ़ाने को दिया गया, ठीक है। अब लेखक की जो कक्षा थी उसमें वो फारसी पढ़ाने वाले थे। अब जब फारसी पढ़ाने वाले थे उस समय फारसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। तो एक बार उन्होंने बच्चे को ना, मतलब एक दिन आए और उन्होंने कहा कि एक शब्द रूप दे रहा हूँ, कल इसी समय, मतलब इसी क्लास में वे बच्चों से ज़बानी सुनेंगे। क्या ज़ुबानी सुनेंगे? वो शब्द रूप जो उन्होंने बताया था। तो रात भर लेखक कहता है सब लोगों ने तैयारी की, शब्द रूप को याद करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से 2 या 3 लोग ही बोल पाए, बाकी लोग नहीं बोल पाए। और जब उनकी क्लास में फारसी की क्लास उनको दी गई थी, जब उनकी क्लास में कोई बच्चा नहीं बोला
तो उन्होंने सबको डांटते हुए कहा कान पकड़ो। और कान भी कैसे, तो पूरा ऐसा मुर्गा जैसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा उनको कान पकड़ने के लिए कहा। और जब कोई कान ठीक से नहीं पकड़ता, झुकता, तो वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर उनसे वो ठीक से करते। लेखक कहता मेरे तो टांगों में दर्द होता है ना। इस तरीके से उनको कान पकड़ के वहां पे किया था, खड़ा किया था। ठीक है। और उसी समय हमारे हेडमास्टर शर्मा किसी डॉक्टर से मिलने वहां पर गए थे और उस समय ये सारी चीजें हुई। और जब इनका नंबर आया, लेखक का वगैरह जब नंबर आया, जो पनिशमेंट वहां पर चल रही थी, जब उनका नंबर आया, अचानक हेडमास्टर शर्मा जी वहां पर आते हैं और वे अपनी आंखों से देखते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद कैसे बच्चों को सजा दे रहे हैं। और जब वो बच्चों को सजा देते हैं, है ना, जब वो बच्चों को सजा देते हैं, तब हेडमास्टर शर्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अंग्रेजी भाषा में हमारे मास्टर प्रीतम चंद को बहुत बड़ी डांट फटकार लगाते हैं, है ना। कहते हैं कि ये क्या तरीका है कि 4th क्लास के बच्चे को परेशान करना या फिर पनिश करना, क्या ये कोई तरीका है? ऐसा वो उनको बताते हैं और चिल्लाते हैं। लेखक कहते हैं मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहाँ पर पढ़ने वाले 7वीं 8वीं के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि वे ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो उसके बाद कुछ दिनों तक लेखक कहता है कि मास्टर प्रीतम चंद हमें स्कूल में नहीं दिखाई दिए, स्कूल में नहीं दिखाई दिए। तो जब कभी फारसी का पीरियड होता तो वे लोग एकदम डरे डरे से रहते कि अब मास्टर प्रीतम चंद आएंगे, बट वो नहीं आए। तो बाद में पता चला कि उनको मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तल करने की जो अर्जी है वो नाभा रियासत में भेजी है। वहाँ से उनके दस्तखत होकर आने के बाद क्या होगा, तो मास्टर प्रीतम चंद को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये बाकी लोगों से उनको पता चला। ठीक है। फिर बहुत सारा रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद हमारे लेखक को एक बात पता चली कि वे वहीं पर एक बाजार का कोई एरिया है, उस एरिया में उन्होंने एक मकान किराए पर लिया। किसने? हमारे मास्टर प्रीतम चंद ने। वहाँ पर उन्होंने एक मकान किराए पर लिया और वहाँ पर उन्होंने 2 तोते क्या किए हैं, पाले हैं। और यही मास्टर प्रीतम चंद जो बड़े सख्त है, इतने सख्त हैं कि सब उनसे डरते हैं, उन्होंने 2 तोते पाले हैं, है ना। मास्टर प्रीतम चंद के बारे में एक और किस्सा मैं आपको बताना भूल गया कि बच्चे हालांकि उनसे डरते थे, लेकिन जब वो कोई अच्छी परेड करता तो वे गुड कहते हैं, गुड गुड। तो ये जो गुड कहना है ना, तो बाकी के टीचर इतने सारे गुड 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 देते, तो राइटर ने उस गुड का बहुवचन किया गुडो। तो बाकी सारे गुडों से उनका एक गुड बहुत बेटर उनको लगता था, क्योंकि वे इतने सख्त थे। ठीक है। तो वे क्या करते थे वहाँ पर, तो 2 तोते उन्होंने पाले थे और तोतों को वे क्या करते थे, काजू और बादाम पानी में भिगोकर वे उनको खिलाते थे। तो लेखक कहता है मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, इतने सख्त दिखने वाले जिनसे सभी लोग डरते हैं, सारे बच्चे डरते हैं, वे एक तोते के साथ इतने प्रेम से कैसे रह सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं, ऐसा वे वहां पर सोचते हैं। अर्थात मास्टर प्रीतम चंद के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण था वह ये था कि बड़े सख्त, तेज और गुस्सैल। ठीक है, लेकिन उतने ही अच्छे भी। ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर प्रीतम चंद को डिस्क्राइब भी किया गया। ठीक है। डिस्क्राइब मतलब डरावना उनको डिस्क्राइब किया गया कि उनके कपड़े बिल्कुल वर्दी जैसे कपड़े हुआ करते थे। जो वो जूते पहना करते थे ना, वो जूते भी बड़ी लंबी एड़ियों वाले होते थे, नीचे कीलें ठुकी हुई होती थी, जब वो चलते तो आवाज़ आती। ठीक है। तो इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया। हाइट थोड़ी सी कम थी, चेहरे पर माता के दाग थे। ठीक है। और ऊपर से उनका व्यवहार भी वैसा ही था। ऐसे मास्टर प्रीतम चंद को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। और हेड मास्टर शर्मा जी के बारे में एक और प्रसंग बताया गया कि हेडमास्टर शर्मा विद्यालय खत्म होने के बाद एक बच्चे को पढ़ाने उसके घर जाके उसको पढ़ाते थे। वो एक धनाढ़ परिवार का था, अच्छे परिवार का था, अमीर घर का था, और उसकी जो किताबें थे वो लेखक को दिया करते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि हेड मास्टर शर्मा जी अगर मुझे किताबें ना देते तो मैं 4th कक्षा से आगे पढ़ ही नहीं पाता। इन शॉर्ट हमें ये समझ में आता है एक चरित्र हेड मास्टर मदन मोहन शर्मा, जो कि मददगार है, नेक है, शांत स्वभाव के हैं,
प्रेम पूर्वक समझाने में विश्वास करते हैं। और दूसरे जो चरित्र हमारे समक्ष आते हैं वे है मास्टर प्रीतम चंद, जो सख्त है, अनुशासन प्रिय है, लेकिन वे क्या करना चाहते हैं, तो सबको अनुशासन में रखना चाहते हैं। तो ऐसे दो चरित्र हमारे समक्ष यहाँ पर गुरुदयाल सिंह ने उनके जीवन के प्रस्तुत किए। अब हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जाए कि इन दो चरित्रों के माध्यम से आप कौन से गुणों को सराहेंगे, या फिर आप आज के समय में क्या मास्टर प्रीतम चंद जैसे पीटी अध्यापक जो कि बड़े सख्त है, क्या वो उनकी नीति सही मानी जाएगी? आपके विचार व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, तो समय के अनुसार हर एक विचारधाराएं अलग होती है। आप जब भी लिखोगे तो मास्टर प्रीतम चंद क्या आपकी नज़र में सही है तो कैसे, और नहीं है तो भी कैसे? ठीक है, क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नियम बने हैं जिसमें एक शिक्षक होने के नाते हम केवल समझा सकते हैं, किसी बच्चों को ना डांट फटकार लगा सकते हैं, ना उनको मार पीट सकते। ये नियमों के विरुद्ध है। इसलिए जितना हो सके हम प्रेम से समझाएं ताकि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेम और अपनापन उत्पन्न हो। यही बताना इस पाठ का उद्देश्य था, और यही सपनों के से दिन हैं जो दिन गुजर चुके हैं, है ना। आज के वर्तमान में बूढ़ा व्यक्ति अगर हम उनसे बात करें तो वह फिर से बच्चा बनना चाहता है, और अगर आप जैसे बच्चे से बात करें तो वो बड़ा बनना चाहता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में हमें यहाँ पर फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी बात आएगी सपनों के से दिन की, तो हमेशा आपको वह बचपन में ही लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आज का यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क प्रस्थापित कर सकते हैं। इस वादे के साथ कि हम फिर मिलने वाले हैं एक नए पाठ के साथ। जाने से पहले फिर एक बार निवेदन, सभी छात्र जितने हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।